हेलो एवरीबॉडी। CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC04 का हम एसए के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स 20AC04 में ये 6 एसेज पूछे गए थे। अब हम फर्स्ट एसे देखते हैं। फर्स्ट एसे का क्वेश्चन है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसमें आपको दो मेजर कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, एक जस्टिस डिलेड और दूसरा जस्टिस डिनाइड। तो जब आप अपना कंटेंट लिखते हो इस ऐसे क्वेश्चन पे तो आपको दोनों को जस्टिफाई करना है। आप कैसे बता सकते हो कि जस्टिस डिले हो रहा है और कैसे बता सकते हो कि जस्टिस डिले होने की वजह से जस्टिस डिनाई भी हो रहा है। देखिए, आप इंट्रोडक्शन में आप जस्टिस डिले के बारे में बात मत करो, आप जस्टिस डिनाई के बारे में मत बात करो, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है ऐसे क्वेश्चन का। तो जो मेजर कंपोनेंट है ऐसे क्वेश्चन का, उससे आपको ऐसे का इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करना चाहिए। मेजर कंपोनेंट को आप अच्छे से एक्सपोज करो सेकंड पैराग्राफ से, और फिर बहुत अच्छे से सारे कंपोनेंट्स जो भी है ऐसे क्वेश्चन में उसको लेकर आप अपने कंटेंट को बिल्डअप करो। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जस्टिस डिले से भी नहीं शुरू किया, जस्टिस डिनाई से भी नहीं शुरू किया है। The rule of law cannot exist without an effective judicial system that not only decides disputes between parties but also protects the rights and liberties of individuals। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बता दिया है जुडिशियल सिस्टम का कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है और राइट्स और लिबर्टी इंडिविजुअल्स का प्रोटेक्ट करता है। It is therefore incumbent on the judiciary to perform its duty effectively to establish peace and harmony in the society। तो मैंने यहाँ पे बताया इसीलिए ज़रूरी है, इनकम्बेंट का मतलब ज़रूरी है जुडिशरी को अपनी ड्यूटी को इफेक्टिवली परफॉर्म करना ताकि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी रहे। फिर मैंने सेकेंड पैराग्राफ में जस्टिस डिले के बारे में बात किया है, अभी भी जस्टिस डिनाई के बारे में बात नहीं किया है। तो सेकेंड पैराग्राफ में मैं इस कंपोनेंट के बारे में बात करूंगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने अनफॉर्चुनेटली यूज़ करके पहले वाले पैराग्राफ को कनेक्ट किया है कि जस्टिस सिस्टम जो है या जुडिशरी सिस्टम है उसको अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। बट दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली द इंडियन जुडिशरी इज इन क्राइसिस ड्यू टू डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो जस्टिस डिले के बारे में बात हो रही है। According to the National Judicial Data Grid, about 30 million cases are pending in the various Indian courts. It is reported that around 2 lakh cases have been pending for 25 years, while 1,000 cases have not been disposed even after 5 decades. तो यानी मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में डिले के बारे में बात कर दिया। अब मैं डिनाई के बारे में बात करूँगी इस पैराग्राफ में। These delays and backlogs, मैंने ये वाला फ्रेज लिखकर पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट कर दिया। These delays and backlogs of cases raise serious questions on the legitimacy of the Indian judicial system, thereby eroding the confidence of people in judicial system. It impacts the liberty of the accused, as the slow progress of criminal cases forces them to spend extended period as under trial prisoners। तो इस डिलेड जस्टिस की वजह से क्या होता है, जो अक्यूज्ड होते हैं उनको डिले की वजह से प्रिजन में एक्सटेंडेड पीरियड तक वक्त गुजारना पड़ता है। लॉन्ग ट्रायल्स कैन ऑल्सो लीड टू एविडेंस बीइंग लॉस्ट। डिनाई कैसे हो रहा है वही मैं बता रही हूँ। जो एक्यूज्ड है वो प्रिजनर बन के रहते हैं और लॉन्ग ट्रायल से एविडेंस ख़त्म हो जाते हैं, विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ कन्विक्शन। For instance, Harshad Mehta scam case began in 1992 and Harshad Mehta died in 2001, while the legal issues are still being litigated। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, जिस पे केस लड़ा जा रहा है वो ही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पर डिनाई के बारे में बता दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में सोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ। To address these problems, fast-track courts, mobile courts and jail adalats were introduced, but their success is not yet discernible। अभी तक पता नहीं चला कितना सक्सेसफुल है ये। Critical reforms are thus required, but merely increasing the number of judges won't help because adjournments are acceptable in our judicial system। So the foremost reform would be to efficiently manage judicial time
so that it is not spent on unnecessary adjournments. The second reform is to list the cases scientifically according to the stages of hearing and amount of time required on hearing. Lastly, a technically able judiciary is required that can work transparently and respond expeditiously in delivering speedy justice. तो यहाँ पर मैंने 3-4 रिफॉर्म्स बताए हैं. पहला तो मैंने यही बताया है कि जो एडजर्नमेंट्स है उतना नहीं होना चाहिए. दूसरा है जो एडजर्नमेंट्स का मतलब स्थगित करना. दूसरा है कि केसेस को साइंटिफिकली अरेंज इस तरह से करना ताकि जो टाइम है हमारा बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाए. और तीसरा है टेक्निकली एबल्ड जुडिशरी होना चाहिए. अब मैंने कंक्लूड किया है, the right to speedy trial is a constitutional reality that requires dedicated and full-time leadership both at the Supreme Court and the High Courts. It is also the need of the hour, otherwise people will start believing in extrajudicial killing. हालांकि यहाँ पर आप ऑनलाइन जुडिशियल सिस्टम के बारे में भी आप बात कर सकते थे, मगर मेरे पास इतने वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं इस बारे में बात करूँ. मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में बोलकर मैंने करंट इशू से भी कनेक्ट कर दिया है. नेक्स्ट है, अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट. इस ऐसे क्वेश्चन में जो मेजर कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम मेजर कंपोनेंट कैसे ढूंढे, माइनर कंपोनेंट कैसे ढूंढे. तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको कुछ जनरल वर्ड नज़र आएगा, कीवर्ड, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड नज़र आएगा. ऑब्वियसली इस पूरे ऐसे क्वेश्चन में जो जनरल कीवर्ड है वो डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है और जो स्पेसिफिक है वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है. तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड पे अपने कंटेंट को फोकस करना है. सपोज 50 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन लेता है, 50 वर्ड्स आपका कंक्लूजन लेता है, तो बचा जो 200 वर्ड्स है उस 200 वर्ड्स में आपको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी के बारे में बात करनी है. और रही बात डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट, तो आप डेमोक्रेसी के बारे में आप इंट्रोडक्शन में बता दो, यानी जो जनरल कीवर्ड है उससे आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो. आपको कभी भी स्पेसिफिक कीवर्ड से इंट्रोडक्शन नहीं शुरू करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. Democracy is not only about electing the government by the people, but it is also a system whereby government's accountability towards its citizens are scrutinized. This work is carried out by the opposition parties. In India, office of the opposition has statutory backing and the leader of the opposition party enjoys some privileges equivalent as that of cabinet ministers. तो यहाँ पर मैंने opposition party का function बता दिया है कि वो गवर्नमेंट के वर्क को, पॉलिसीज़ को, इनिशिएटिव्स को स्क्रूटिनाइज करता है और उसका जो पावर और प्रिविलेज है इट इज़ इक्विवेलेंट एज दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स. अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्क्रूटिनाइज करता है, तो इसी बात को मैंने एलैबोरेट किया है नेक्स्ट पैराग्राफ में. और ऑब्वियसली मुझे अपोजिशन पार्टी के बारे में बताना है, डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बताना है. तो मैं अपोजिशन पार्टी के बारे में बताऊंगी. फॉर बेटर स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शंस, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ अलॉटेड सीट्स टू द अपोजिशन पार्टी इन वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़. तो अपोजिशन पार्टी को भी सीट्स मिलती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में. और कहाँ कहाँ और पावर मिला गया है अपोजिशन पार्टी को, ये मैंने इस पैराग्राफ में बताया है. पावर एंड प्रिविलेजेस. इवन द सीट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोक सभा गोज टू अपोजिशन. It also has a role in the appointment of the certain position like CVC, NHRC and Lokpal. In this way, opposition parties maintain a check on government policies and ensure that they don't go against the interests of public or against the law. Most importantly, the presence of an effective opposition prevents the implementation of authoritarian political decision, thereby minimizing the scope of abuse and misuse of power by the ruling party. तो यदि इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी होगा तो ऐसा कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन है जो अथॉरिटेटिव है उसको इम्प्लीमेंट करने से रोक सकता है. ये मैंने यहाँ पर बता दिया. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पावर एंड प्रिविलेजेस बताया है और अपोजिशन पार्टी का इम्पोर्टेंस बताया इस पैराग्राफ में. एट द सेम टाइम द एब्सेंस ऑफ अ रॉबस्ट अपोजिशन पार्टी. अब यहाँ पे एक वीक अपोजिशन पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी है. यहाँ पर इन जनरल अपोजिशन पार्टी को क्या पावर एंड प्रिविलेजेस मिले हैं इस पैराग्राफ में मैं बताऊंगी. यदि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं हुई, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है,
तो यदि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं हुई तो क्या इसके इम्पैक्ट बढ़ सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, एट द सेम टाइम द एब्सेंस ऑफ रॉबस्ट अपोजिशन पार्टी वीकन्स डेमोक्रेसी, as the opposition will not be able to put up a unified front against the ruling party's hasty political decisions. Today, opposition role has become ineffective in both quantity and quality. अब मैंने इसको करंट से कनेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एट द सेम टाइम लगाकर पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट किया है. Today, opposition role has become ineffective in both quality and quantity. For instance, in both 16th and 17th Lok Sabha, no single opposition party was able to secure 10% of the Lok Sabha seats. In such a grim scenario, government faces no hard hurdle in passing legislation. Regarding quality, oppositions are raising those issues which are for only their political interest and not nation's interest. This is leading to blockage of many important government bills. तो मैंने यहाँ पर बताया क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही अपोजिशन पार्टी वीक है. तो क्वांटिटी का मैंने बता दिया कि 10% लोकसभा सीट्स भी नहीं मिल पाई. क्वालिटी में मैंने ये बता दिया है कि दे आर रेजिंग दोज इश्यूज विच आर फॉर ओनली देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, नेशंस इंटरेस्ट के लिए नहीं है. फिर मैंने कंक्लूड किया है, अपोजिशन पार्टीज आर एज मच रिक्वायर्ड एज रूलिंग गवर्नमेंट इफ डेमोक्रेसी इज टू फंक्शन इफेक्टिवली. हमेशा ध्यान रखना कि आपका कंक्लूजन जो होगा वो स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कंक्लूजन इन जनरल लिख देते हैं, दैट इज इन नो वे इन कनेक्शन विद द ऐसे क्वेश्चन. ऐसा नहीं करना है. अब देखिए मैंने लिखा है एज मच रिक्वायर्ड एज रूलिंग गवर्नमेंट इफ डेमोक्रेसी इज टू फंक्शन इफेक्टिवली. तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टीज डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट, तो इस तरह से मैंने कनेक्ट किया. इसमें भी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मैंने यहाँ पर भी डिलेड और डिनाइड दोनों को जस्टिफाई किया है. स्पीडी ट्रायल से मैंने बता दिया डिलेड जस्टिस के बारे में, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से मैंने बता दिया डिनाइड जस्टिस के बारे में. बट इट इज़ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी दैट कैन मेक डेमोक्रेसी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव. So efforts should be taken to take into account opposition's dissent, and in turn opposition should not unnecessarily intervene in the functioning of the government by disrupting parliament. Next है Skill India mission to be successful needs a paradigm shift. तो इसमें आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो पैराडाइम शिफ्ट है और माइनर कंपोनेंट है स्किल इंडिया मिशन. इसका मतलब इस पूरे ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक है पैराडाइम शिफ्ट, और ये स्किल इंडिया मिशन जो है वो जनरल है. तो आपको एक्चुअली अपने कंटेंट में ये बात करनी है कि स्किल इंडिया मिशन में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं ताकि ये एक सक्सेसफुल मिशन बन जाए. तो आप स्किल इंडिया मिशन से शुरू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड से इंट्रोडक्शन अपना शुरू किया है. इंडिया हैज़ अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड विद हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35. To harness their potential benefits, the government launched Skill India in 2015. Its chief objectives are to meet employees' needs of skills and to prepare workers for a decent livelihood. तो मैंने यहाँ पर स्किल इंडिया के मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड से स्टार्ट कर स्किल इंडिया पे आई, और स्किल इंडिया का जो फंक्शन है या जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने यहाँ पर बता दिया. अब मैं सेकेंड पैराग्राफ से पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जो स्पेसिफिक कीवर्ड है ऐसे क्वेश्चन का, यानी जो मेजर कंपोनेंट है उसको आपको सेकेंड पैराग्राफ में आपको लेकर आना होगा और पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर देना चाहिए. सेकेंड पैराग्राफ में It has been 4 years since mission was launched, but its outcomes are far from satisfactory. ऑब्वियसली जब ये ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट, इसका मतलब है स्किल इंडिया मिशन जिस तरह से चल रहा है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है. इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बना है कि नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट. इसीलिए स्किल इंडिया मिशन अनसक्सेसफुल रहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया फर्स्ट लाइन में सेकेंड पैराग्राफ के. अब मैं रीज़न बता रही हूँ. द चीफ रीज़न इज दैट इट्स फोकस इज मोर ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी. Due to this, curriculum and evaluation are still not well defined. यानी स्किल इंडिया मिशन प्रोग्राम में जो करिकुलम है
कि कौन कौन सा स्किल सिखाया जाएगा, और जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम है वो वेल डिफाइंड नहीं है. फर्दर, skills that have high employability are not taught, and among the certified skilled youth, only 8.5% was able to get employment according to Sharda Prasad Committee report. हाई एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स है वो नहीं सिखाए जा रहे हैं, और जिनको सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है उनमें सिर्फ 8.5% को जॉब मिली हुई है. ये शारदा प्रसाद कमेटी रिपोर्ट का है डेटा. अब मैं यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में मैंने ये लाइन लिखा है ऐसे क्वेश्चन वाला. इट कैन दस बी asserted that Skill India Mission needs a paradigm shift. This can be begun by implementing the reforms suggested by the Sharda Prasad Committee. One such recommendation is creating separate vocational schools and colleges and having central university to award vocational degree and diplomas. Also, aligning the vocational courses to international requirement is needed to ensure relevance and quality of skill training. सबसे पहले तो सेपरेट वोकेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस होना चाहिए, सेपरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो वोकेशनल डिग्रीज एंड डिप्लोमास अवॉर्ड कर सके. दूसरा है जो वोकेशनल कोर्सेज होना चाहिए दैट हैज़ टू रेजोनेट विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट. और ड्यूरेशन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज वो 1 ईयर का होना चाहिए, ड्यूरेशन भी वेल डिफाइंड नहीं है. ये सारा शारदा प्रसाद कमेटी का है और जो मैंने इसमें दिया है. The most important suggestion is to scrap National Skill Development Corporation due to unethical practices. The committee reported the regulatory failures in the approvals granted to 1,000 ITIs. So it is suggested that the Ministry of Skill Development Program and Entrepreneurship should become the owner of all national vocational education training standards. There should be one skill development center in a cluster of about 10 to 12 villages, which would provide skills to the youth so that they can access employment opportunities in the local economy. The state of Gujarat has already set up a good number of such SDC, which are doing excellent work. तो यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हटा देना चाहिए, ये बात कर दी. नेशनल मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को पूरा ओनर बना देना चाहिए सारे नेशनल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का. ओके, और मैंने यहाँ पर गुजरात का एग्जाम्पल भी दे दिया. अब मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ. इंडिया कैन श्योरली बिकम द वर्ल्ड स्किल कैपिटल बट विद द अप्रोप्रिएट मेजर्स, गाइडलाइंस एंड रिफॉर्म सजेस्टेड बाय शारदा प्रसाद कमेटी. Also, a central mechanism is needed to monitor the implementation and track the outcomes. तो यहाँ पर मैंने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में मैंने बता दिया है कि शारदा प्रसाद कमेटी के रिपोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए और सेंट्रल मैकेनिज्म होना चाहिए मॉनिटर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का. नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, बिग फॉरेस्ट कवर्स बिल्ड सस्टेनेबल इकोनॉमीज. तो यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो सस्टेनेबल इकोनॉमीज है और जो जनरल है वो बिग फॉरेस्ट कवर्स है. तो आप सस्टेनेबल इकोनॉमी से शुरू तो आप बिग फॉरेस्ट कवर से शुरू कर सकते हो. मगर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप सस्टेनेबल इकोनॉमीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपको अपना कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिग फॉरेस्ट कवर से. यानी फॉरेस्ट और इकोनॉमी को कनेक्ट करके आपको अपना कंटेंट को बिल्डअप करना पड़ेगा. Forest and forest products have always been the primary asset for the growth of agriculture industry, but the relative importance of forests started getting ignored as the world moved up to the development path. This has resulted in overexploitation of forest resources, leading to the loss of 12 million hectares of tropical cover in 2018. तो यहाँ पर फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल इसमें मैंने बताया है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या रोल है, मगर इनके रोल को नज़रअंदाज कर दिया गया और फॉरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया और फिर मैंने डेटा दे दिया. अब मुझे सेकंड पैराग्राफ से सस्टेनेबल इकोनॉमीज के बारे में बात करनी है. बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड. मैंने यहाँ पर बट लगाकर फर्स्ट वाले पैरा से कनेक्ट किया है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, बट हमें समझना चाहिए. But it has to be understood that without forests, countries could not have transformed its economy from agrarian to industrial, as the trees provide excellent raw materials for industry. And now forests can contribute immensely to transforming the industrial economy to green economy, which will derive sustainable economic growth. तो फॉरेस्ट की वजह से एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ नेशन. अब अगर हम चाहते हैं
कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से ग्रीन इकोनॉमी में शिफ्ट हो। ग्रीन इकोनॉमी इज व्हाट? सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो हमें फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। The forest product like wood is economically attractive as a raw material and fuel, especially when fossil fuel price is high. फॉरेस्ट जो है रॉ मटेरियल और फ्यूल प्रोवाइड करता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल का प्राइस बहुत हाई है और जो वुड का सप्लाई है एक्चुअली, तो इट्स सप्लाई का मतलब है फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो सप्लाई है इज सस्टेनेबल एज इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड. It is also economically profitable as it creates a little waste which minimizes the cost of waste disposal. तो सस्टेनेबल कैसे है ये बता दिया, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल कैसे है वो भी बता दिया. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एनर्जी सप्लायर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मे बी एक्सपोर्टेड. Also, forest and wildlife can be a source of tourism and recreation that generate revenue for the nation. तो बेसिकली फॉरेस्ट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करना है. तो पहला चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें बताया है वो है कि वुड हमें रॉ मटेरियल और फ्यूल प्रोवाइड करता है और ये सस्टेनेबल है क्योंकि हम इसको यूज़ और रीयूज़ कर सकते हैं. फिर ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसमें लिटिल वेस्ट होता है, ओके, विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. तीसरी चीज़ बताई है मैंने कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है. चौथी चीज़ बताई है ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं. अनडाउटेडली फॉरेस्ट आर कंट्री स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज. The United Nations General Assembly has set the target of increasing the forest area by 3% worldwide by 2030. जहाँ पर भी आपको लगता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को कोट कर सकते हैं या यूनाइटेड नेशन ने कोई टारगेट सेट किया है उसको हम कोट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से करिए, बहुत रिच होगा कंटेंट. The latest data indicate that the forest cover in India has increased by इतना स्क्वायर किलोमीटर. However, in Amazon, rainforest often referred to as the Earth's lung, इतना fires were detected in 2019. तो किस तरह से फॉरेस्ट हमारे ख़त्म हो रहे हैं ये मैंने इस पैराग्राफ में बताया है. It seems forests are one of the most mismanaged economic resources in many countries. The world nation should understand the importance of forests in building sustainable economies and lay down the forest-friendly economic policies and halt deforestation and restore degraded forest. तो मैंने अपने कंक्लूजन में ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिया कि फॉरेस्ट मिसमैनेज इकोनॉमीज है, सभी को समझना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन बिल्डिंग सस्टेनेबल इकोनॉमीज, और फॉरेस्ट फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोर करना चाहिए. The successful management of forest inheritance can play a vital role in maintaining the global environment and guaranteeing the sustainable development of economy. Next है security issues in Indian Ocean region, India's concerns. इसमें आपको मेजर माइनर कॉम्पोनेंट पहचानना है. मेजर का मतलब है स्पेसिफिक, माइनर का मतलब है जनरल. तो इसमें आपका जो जनरल कीवर्ड है वो इंडियन ओशन रीजन है और जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो सिक्योरिटी इश्यूज है और इंडियाज़ कंसर्न है. तो ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी इशू से नहीं शुरू करोगे क्योंकि मेजर कंपोनेंट से हम कभी भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं. आप इंडियन ओशन रीजन से शुरू कर सकते हो. आपको इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करनी है. देखिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा इंडियन ओशन रीजन के से रिलेटेड, मगर आपको इंडियन ओशन रीजन के बारे में जो भी आप बात करोगे इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंडियाज कंसर्न. फाइन. तो वो सेकेंड पैराग्राफ से आपको शुरू करना है. फर्स्ट पैराग्राफ में यू कैन टॉक अबाउट इंडियन ओशन रीजन. द इंडियन ओशन रीजन टेक्स अ सेंटर स्टेज इन द 21st century ड्यू टू बीइंग द हब ऑफ इंटेंस ग्लोबल एक्टिविटीज. The most important trade routes of the world pass through this region and provides the predominant outlet for oil from the Persian Gulf to various destinations all over the world. At present, navies of more than 40 countries are operating in this region. The Indian Ocean region is also a valuable source of fishing and mineral resources which are economically critical. तो यहाँ पर मैंने इंडियन ओशन रीजन के इम्पोर्टेंस बता दिया. और अब मैं सिक्योरिटी इशू और इंडियाज़ कंसर्न के बारे में बात करूँगी जो कि मेजर कॉम्पोनेंट है ऐसे क्वेश्चन का. येट से मैंने पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट कर दिया है.
Yet it lacks a security design based on regional cooperation of littoral states. जो littoral states का मतलब है ओशन रीजन के कोस्ट में जो भी नेशंस हैं उनको हम littoral states कहते हैं. तो yet it lacks a security design based on regional cooperation of littoral states which triggers India's concern. तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सिक्योरिटी इशू के बारे में बता दिया और इंडियाज़ कंसर्न के बारे में बता दिया. मैंने यहाँ पर ये बताया कि इंडियन ओशन रीजन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, मगर इसमें सिक्योरिटी डिज़ाइन नहीं है, रीजनल कोऑपरेशन नहीं है. इसी की वजह से ये इंडिया के लिए चिंताजनक वाली बात है. क्या क्या कंसर्न्स है इंडिया का वो बता रही हूँ. द चाइनीज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स इफेक्टिव प्रेजेंस इन द IOR. Its investment in various port facilities in the IOR like Gwadar in Pakistan and Hambantota in Sri Lanka have fueled India's concerns that they can potentially be used as a naval base. Russia's increasing engagement in IOR also worries India because of Sino-Russian naval partnership. तो यहाँ पर चाइना और रशिया के बारे में बता दिया. कुछ और थ्रेट्स हैं वो भी बताया है. They include terrorism, maritime piracy, contraband smuggling of arms, drugs, wildlife and human trafficking. The Indian Navy has played a prominent role in the fight against these traditional challenges. For instance, counter-piracy mission off the coast of Somalia, humanitarian assistance and disaster relief in cyclone hit Mozambique. तो दो तरीके के threats हैं जो यहाँ पर बताया है. However, security challenges coming from littoral states need a long-term solution. जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स को कैसे काउंटर किया जा रहा है वो इस पैराग्राफ में बता दिया, मगर जो लिटोरल स्टेट्स से जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए. In August 2019, Sri Lanka hosted the first meeting of Indian Ocean Rim Association Maritime Safety and Security Working Group, which finalized the plan of ensuring stability in the region. India is also undertaking maritime security responsibilities in the IOR through Sagar project. However, in the absence of mutual trust between IOR states, collective surveillance and intelligence sharing are lacking. This impedes the progress towards regional collaboration. तो यहाँ पर मैंने बात की है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, मगर कलेक्टिव सर्वेलेंस नहीं है, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, और जिसकी वजह से जो रीजनल कोलैबोरेशन है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है. कंक्लूड किया है, India's foreign policy should aim at designing rule-based order rather than free and open Indo-Pacific that might escalate the regional competition. This rule-based order may transform competition into cooperation and coordination, thereby posing joint strength against all security challenges in the IOR. तो यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी चैलेंजेस को या सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर कर सके, तो यहाँ पर ये बताया है. नेक्स्ट है लास्ट, सीनियर सिटीजन्स आर नेशनल एसेट्स. तो इसमें जो मेजर है वो नेशनल एसेट्स है और माइनर है सीनियर सिटीजन. तो सीनियर सिटीजन जनरल है कीवर्ड है और स्पेसिफिक है नेशनल एसेट्स. किस तरह से नेशनल एसेट्स है ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसी पर ज़्यादा फोकस करना है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि सीनियर सिटीजन नेशनल एसेट है. तो आप सीनियर सिटीजन से शुरू कर सकते हो सिंस ये माइनर कॉम्पोनेंट है. गेटिंग ओल्ड इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ साइकिल. It is undesirable but an inevitable process. Aging brings deteriorating health that affects senior citizens' social life. They might start leading a secluded and miserable life. Their financial incapacity may further compound their problems. Their situation further get worsened if they are abandoned by their families. तो यहाँ पर मैंने सीनियर सिटीजन्स का प्रॉब्लम बता दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे बताना है कि ये किस तरह से नेशनल एसेट्स हैं. Such situation of senior citizens raises the question if they are national assets or liability. Undoubtedly, senior citizens are truly the asset for the family, society and nation at large. तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, पहले तो मैंने डाउट रेज किया कि इस तरह का कंडीशन है सीनियर सिटीजन्स का कि वो फाइनेंशियली इनकेपेबल हो जाते हैं, उनका हेल्थ डिटेरियोरेट कर जाता है, एक तरीके से वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं.
ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये बता रही हूँ कि ये सिचुएशन देखकर एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये नेशनल एसेट है या लायबिलिटी है सीनियर सिटीजन्स। तब मैं यहाँ पर बताती हूँ, जो डाउट रेज हो रहा है उस डाउट को क्लियर करके मैं बोलती हूँ कि अनडाउटेडली दे आर ट्रूली द एसेट फॉर फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन एट लार्ज। दे हैव लिव्ड अ लॉन्गर लाइफ एंड अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। किस तरह से नेशनल एसेट है वो बता रही हूँ। Loving relationship with them help family members to grow by imbibing the qualities like respect, love, perseverance and wisdom. Also, the presence of elders strengthens the family value system. तो family के लिए कैसे asset है ये बताया। And family is the smallest unit of the society. तो इसीलिए आपको सबसे पहले family के बारे में बताना चाहिए। अब यहाँ पर मैं नेशन के बारे में बता रही हूँ। द नेशन शुड कैपिटलाइज ऑन सीनियर सिटीजन्स एक्सपीरियंस बाय गिविंग देम सम इंसेंटिव्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय गाइडिंग यूथ एंड इंस्टिलिंग इन देम मच नीडेड वैल्यूज ऑफ लाइफ। इन दिस वे दे कैन वर्क एज वॉलंटियर्स इन द कम्युनिटी। The senior citizens who account for 10% of the voters politically contribute to nation's development by casting votes. तो पॉलिटिकली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोशली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो बताया। Against this light, senior citizens are valuable assets of the nation, and India is taking all possible steps towards improving their life through full implementation of Madrid International Plan of Action on Aging and 2030 Agenda. The government, through Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, made it a legal obligation for children to provide maintenance to parents in the form of a monthly allowance. The center launched Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana, which is a pension scheme exclusively for the senior citizens aged 60 years and above. तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार क्या कर रही है ये बता दिया। यहाँ पर किस तरह से नेशनल एसेट है ये बता दिया। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ। The percentage of the senior citizens in India's population will likely to increase from 10% to 20% in 2050. Their contribution and protection are priorities for India, but stronger partnership between community and families are necessary to complement the actions taken by the government. तो ये वाला जो लाइन है, their contribution and protection are priorities for India, तो सीनियर सिटीजन सिंस नेशनल एसेट्स है तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।